जा रही है ताकि उसकी एडवांस सिस्टम्स को कॉपी किया जा सके और एलियन लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। ये सब एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर हो रहा था, लेकिन वो जगह कौन सी थी इसके बारे में पहली बार तब सामने आया जब 14 अक्टूबर 1988 को अमेरिका में यूएफओ कवर अप लाइव नाम का एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें पहली बार नेवाडा में मौजूद एक सीक्रेट बेस एरिया 51 का जिक्र किया गया और दावा किया गया कि वहां यूएफओज और एलियन से जुड़ी एक्टिविटीज चल रही है। इस प्रोग्राम में मैजेस्टिक 12 का भी जिक्र था, जो कथित तौर पर अमेरिका का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे साल 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के आदेश पर एलियन क्रैश इंसिडेंट्स की जांच और उन्हें छिपाने के लिए बनाया गया था। मैजेस्टिक 12 में साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल थे। यह पहला मौका था जब एरिया 51 के बारे में पता चला था, लेकिन अमेरिका की सरकार ने ऐसी किसी भी लोकेशन और एलियन रिसर्च के दावों को लगातार झूठा बताया और मैजेस्टिक 12 को महज मनगढ़ंत कहानी करार दिया। लेकिन टाइम टू टाइम कोई ना कोई शख्स सामने आकर कुछ ऐसा अनयूजुअल क्लेम कर देता जिससे अमेरिका की एलियन रिसर्च की खबरें फिर से जोर पकड़ने लगती। ऐसे ही 13 में 1989 को बॉब लजार नाम के एक शख्स ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने एरिया 51 में कई यूएफओस को देखने और एलियन से बात करने की बात तक कह दी। इसके अलावा ड्रीमलैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जिसमें एक 71 साल के मैकेनिकल इंजीनियर ने भी दावा किया कि वो 1950s में एरिया 51 में काम कर चुका है और वहां फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम करता था, जो कथित तौर पर यूएफओ पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। उसने ये भी क्लेम किया कि उसने जे रॉड नाम के एलियन के साथ काम किया जो टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करता था। इस बात को और बल तब मिला जब अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डैन बोरिश ने भी ऐसा ही दावा किया। उन्होंने एरिया 51 में एलियन वायरसेस की क्लोनिंग पर काम करने की बात कही और साथ में यह भी बताया कि उन्होंने भी जे रॉड नाम के एलियन के साथ काम किया था। इस तरह के दावों ने एलियंस के एग्जिस्ट करने की थ्योरी को एक बार फिर से गरमा दिया और एरिया 51 को इस पूरे रहस्य के सेंटर में खड़ा कर दिया। 1990s तक एरिया 51 का नाम एलियन रिसर्च के साथ इस तरह जुड़ चुका था कि हर नई यूएफओ की कहानी वही आकर टिक जाती थी। ऐसे माहौल में अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। इसलिए 1994 में अमेरिकन एयरफोर्स सामने आई और उसने बताया कि 1947 में रोजवेल में मिला वो मलबा ना तो यूएफओ का था और ना ही वेदर बलून था, बल्कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलियंस बलून था, जो एक ऐसा स्पाई डिवाइस था जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के तहत डेवलप किया गया था। इसका मकसद उस दौरान सोवियत यूनियन द्वारा अननोन लोकेशन पर टेस्ट किए जा रहे न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट करना था। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स के इस खुलासे पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि अमेरिकी सरकार बार बार इसको लेकर अपना बयान बदल रही थी। वो कभी इसे वेदर बलून तो कभी न्यूक्लियर सर्विलियंस बलून बता रही थी। इसलिए अमेरिकी सरकार की इस सफाई के बाद भी एरिया 51 के बारे में बातें कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे शायद अमेरिका खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। जितना वो समझाने की कोशिश करता, उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते। तो क्या सच में एलियन रिसर्च छुपाई जा रही थी, या फिर अमेरिका जानबूझकर शुरू में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आगे बढ़ाता रहा ताकि इसकी आड़ में वो अपने असली मंसूबों को छुपा कर रख सके? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर एरिया 51 है क्या और अमेरिका इसके पीछे अपना कौन सा गहरा राज छुपा रहा था। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा के विशाल डेजर्ट में एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां कभी ग्रूम लेक नाम की एक झील हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री ने यहां न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। तब अमेरिका न केवल एटम बॉम्ब बना चुका था, बल्कि वो इन्हें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराकर अपनी न्यूक्लियर पावर भी दिखा चुका था। न्यूक्लियर वेपन के दम पर अमेरिका के पैर जमीन पर नहीं थे और वो अपनी पावर पर इतरा रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी महज कुछ साल की साबित हुई। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करके अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि इस न्यूक्लियर रेस में कहीं सोवियत उससे आगे ना निकल जाए। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया कि वो ऐसे स्पाई सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा जो सोवियत के रेडार में आए बिना उसके न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट और मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ान भरकर उसकी जानकारी जुटा सके। ऐसे में सीक्रेटली U-2 स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, जिन्हें 70,000 फीट की ऊंचाई पर बिना रिफ्यूलिंग के 4800 किलोमीटर तक उड़ान भरने के लिए बनाया जाना था।
इस प्रोजेक्ट की एक्सट्रीम सीक्रेसी के चलते CIA के 2 ऑफिसर्स को एक ऐसी लोकेशन की तलाश में लगाया गया जहां स्पाई प्लेन्स और U-2 एयरक्राफ्ट को डेवलप और टेस्ट किया जा सके और उन पर किसी की भी नजर ना जा सके। इसी क्रम में CIA को नेवाडा के विशाल रेगिस्तान में सूखी ग्रूम लेक के बीच एक सीक्रेट बेस के बारे में पता चला। ये इलाका इतना रिमोट था कि यहाँ इंसान ना के बराबर रहते थे। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 250 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता था जो डेजर्ट के बीच से गुजरता था और बीच रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं था। ऐसे में CIA को ये जगह बहुत पसंद आई, इसलिए उसने अप्रैल 1955